तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं। तो इस मौके पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी। और आज हम एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ वापस आए हैं, ओम का नियम। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन कंसेप्ट सब होंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसकी चिंता मत करिएगा, आप नोट्स अपने खुद बनाते रहिए साथ साथ। अदरवाइज आपको नोट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो ज़्यादा समय ना गवाते चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम ओमकार दुबे, आपका स्वागत हमारे इस प्यारे से चैनल येलो वाइब्स में। तो आज का टॉपिक क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ने से पहले पहले ये समझो ओम का नियम वैलिड किस लिए है, इसका ओरिजिन क्या है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई एक चालक तार है, ये रहा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब यहाँ पे जब देखा गया कि यहाँ से हमने मान लीजिए 5 एम्पियर विद्युत धारा को आई को प्रवाहित कराया, तो यहाँ जाते जाते ये इसकी वैल्यू जो 5 एम्पियर थी यहाँ पे जाते जाते घट जाती है, कुछ घट जाती है। मतलब हम मान के चल रहे हैं मोटी मोटा कि 3 एम्पियर यहाँ पे आते आते बच रही है। इतना घटता नहीं है अल्दो, लेकिन मान के चल रहे हैं कि इतना घट जा रहा है। कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो, समझने में भी आसानी रहेगी। 3 एम्पियर मान में हो रहा है, तो बीच का 2 एम्पियर कहाँ गया यही बताना है। इसी के लिए ओम ने अपना एक नियम दिया था, ये कहाँ गया कैसे गया। अब एक चीज़ सोचो, धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रवाहित हो रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? आवेश, आवेश चार्ज। और चार्ज की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा कि चार्ज हमेशा कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, मतलब संरक्षित रहता है हमेशा। यह ना उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब जो इसमें 2 एम्पियर गया कहाँ, वो कहीं ना कहीं यूज हो गया। अरे 2 एम्पियर जो था इसमें भी कुछ चार्ज होंगे, और यहाँ से 5 से 3 एम्पियर हुआ, बीच का 2 एम्पियर है, वो तो अभी आपने जान रहे कि चार्ज ना तो नष्ट होगा या ना फिर उत्पन्न होगा। तो नष्ट तो नहीं हुआ कहीं पे, बस हम रूपांतरित कर सकते हैं उसको, एक जगह से दूसरे जगह पे भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मतलब ये 2 एम्पियर ना तो उत्पन्न होगा अलग से, ना ही ये इस चालक तार में नष्ट होगा, मतलब संरक्षित रहेगा। तो ये 2 एम्पियर गया कहाँ, किस चीज में यूज हुआ, इसी को समझाने के लिए ओम ने अपना एक नियम दिया था, जिसे कहते हैं ओम का नियम। देखिए, अब ओम का नियम देखिए। ओम्स लॉ, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि कोई अगर कंडक्टर वायर रहे तो उसमें जो अगर उस मतलब भौतिक अवस्थाएं बाहरी जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया, उन सब पर अगर समान रहे, वो तार के ऊपर जो ताप लग रहा है, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहे, कांस्टेंट प्रेशर रहे, मतलब बदले ना प्रेशर और कांस्टेंट वो टेम्परेचर। तो उसमें जो विभवांतर 2 पॉइंटों के बीच है, मतलब पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच जो विभवांतर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका, और उस तार में जो धारा बह रही है, मतलब ये था पॉइंट हमारा, पॉइंट ए पॉइंट बी, इस पॉइंट में इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, इनका जो अनुपात रहेगा हमेशा कांस्टेंट होगा। बशर्ते शर्त क्या है कि जो तार का बाहरी जो मतलब वातावरण इन्वायरमेंट है, उसमें ताप दाब ये सब एकदम वो होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने दिया था नियम कि हम मान के चल रहे हैं, देखो स्टेटमेंट लिख दें। कहाँ नोट बनाने वाले हो, लिख रहे हैं, चलो लिखो। लिखते हैं हम, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में किसी चालक तार के सिरों के बीच लगने वाला
लगने वाला विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ये था स्टेटमेंट इनका। क्या कहना है कि मान लीजिए कि ये कोई एक चालक तार है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आई एम्पियर, और इनके बीच जो क्रॉस इनकी वोल्टता है यानी कि वोल्टेज जो है वो कितना है, वी वोल्ट। तो इसके हिसाब से, ओम के नियम के हिसाब से, जो V अपॉन आई होगा वो नियत होगा। ठीक है, अब नियत होगा तो नियत से अब हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि V जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा I के। अरे V इजिकल टू नियतांक गुणे I, नियत गुणे I। तो नियत जब नियतांक हटाएंगे हम तो फिर से प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह लगेगा। नहीं समझ में आया? देखो V अपॉन आई इजिकल टू नियतांक, तो यहाँ से V जब हम निकालेंगे तो वो होगा I इंटू नियतांक। अब नियतांक आया कहाँ से, यानी कि पहले से प्रोपोर्शनल रहा होगा तो नियतांक इंटू गुणा होगा। अब नियतांक को जब हम हटाएंगे, इस नियतांक को हम हटा दे रहे हैं जब, तो ये जो बीच वाला ये बराबर वाला साइन है ये हमारा बदल जाएगा प्रोपोर्शनल में। ठीक है, तो अब फिर आप यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो V जो होगा वो बराबर होगा I इंटू आर के। ये था ओम का नियम, नोट कर लो, डब्बे में बंद कर लो इसे। जहाँ R इजिकल टू जो है वो है प्रतिरोध। इसे नोट करो, उसके बाद प्रतिरोध को बता रहे अच्छे से। देखो प्रतिरोध, अब प्रतिरोध थोड़ा फील ले लो, किस तरह से प्रतिरोध है, क्या कौन सी चीज़ है, क्यों ये मतलब जो धारा यहाँ से जा रही थी 5 एम्पियर की वो 3 एम्पियर क्यों हो गई, 2 एम्पियर गया कहाँ, कैसे उष्मा में परिवर्तित हुआ, ये समझो। तो पता ही होगा कि एक कोई चालक तार जब है तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। तो हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो ये न्यूक्लियस था इसके एकदम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यानी मान लीजिए वैलेंस सेल ये है तो इसके इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस से इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम होता है दूरी बढ़ने के कारण, इसलिए ये इजिली फ्लो कर जाते हैं, अपनी ये ऑर्बिट को छोड़ के फ्लो होते हैं। तो ये फ्लो हो रहे हैं तो बीच में कोई एक पॉजिटिव कैटायन भी बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जा रहे हैं, कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में नहीं गति करेगा, वो हमेशा जिगजैग मोशन करेगा, इस तरह से। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहाँ पे कोई कैटायन मिल गया, यहाँ पे कोई कैटायन, यहाँ पे कोई कैटायन, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो गया कुछ एनर्जी लेके जा रहा है, सामने एक कैटायन पड़ा उससे भेड़ दिया तो अपनी एनर्जी उसे दे दी, यानी कि उसकी एनर्जी लॉस हो गई, यानी टक्कर के कारण जो यहाँ पे ये जो एनर्जी लेकर जा रहे थे विद्युत धारा वो उष्मा में परिवर्तित हो गई, यही टक्कर के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई वही उष्मा में परिवर्तित हो गई। तो कहीं ना कहीं देखा होगा आपने कि ज़्यादा देर तक करंट फ्लो हो जाने के कारण कोई तार अगर छुओ तो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो इसी कारण होता है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा जिसे बोलते हैं विद्युत धारा, वो उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है।
अब पूछोगे सर कि ये जिगजैग मोशन क्यों कर रहा है, एक मतलब सीधी रेखा में क्यों नहीं गति कर रहा है। दिक्कत ये है, देखो सीधी रेखा में गति कैसे करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे अणु, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे कैटायन हैं, इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर हैं, तो बहुत कम चांस है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो सीधी रेखा में गति करेगा। ऐसी कोई जरूरत नहीं कि सीधी रेखा में जा रहा है, कहीं पे कैटायन पड़ा, लड़ा, इधर गया, फिर वहां जा रहा है, फिर जिगजैग हुआ ना, सीधा नहीं जा सकता कभी भी, क्योंकि बीच में बहुत सारे कैटायंस मिलेंगे इधर उधर, ठीक है, इसलिए जिगजैग मोशन करता है। तो यहाँ से 5 एम्पियर जब चला, करंट फ्लो हुआ, तो बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टकराते गए टकराते गए टकराते गए, टकराया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो जिगजैग मोशन करने लगे। तो जहाँ पे टकराए अपनी एनर्जी वहाँ पे रिलीज कर दिए, उनकी एनर्जी कम होगी, तो वही एनर्जी जो रिलीज होती है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, इसलिए जो तार होता है वो गर्म हो जाता है। नोट करो इसे, नोट में लिख लेना ये चीज। कर लिया? ओके। अब देख लो, ओम का नियम जो आर था, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, तो यही जो टक्कर हो रही है ना, कोलिजन जो हो रहा है कैटायन से, यही कहलाता है प्रतिरोध। मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके कारण क्या फ्लो हो रही है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को फ्लो होने में, अच्छे से फ्लो होने में कौन रोक रहा है, कैटायंस रोक रहे हैं। तो कैटायंस रोक रहे हैं, तो यही इसी को बोलते हैं वो प्रतिरोध, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके फ्लो में कोई बाधा डाले, कोई प्रतिरोध डाल दे। आप मान लीजिए इस तरह से समझो, मान लीजिए बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक है, बाइक लेके आप जा रहे हैं, सीधा रोड है, बढ़िया बना हुआ, एकदम चमचमाता हुआ लेकर जा रहे हैं, बीच में ब्रेकर पड़ गया, आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी ना, हाँ, तो कम करेंगे तो वो जो ब्रेकर है वही है आपका प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, वही आपको रोक रहा है, वही आपको अच्छे से फ्लो नहीं होने दे रहा है, जाने नहीं दे रहा है। तो इसी तरह वही वाला केस इसमें भी है। तो देखते हैं आर, तो प्रतिरोध किसे कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा डाले, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, रेसिस्टेंट, ठीक है। तो आर की जो यूनिट होगी मात्रक, वो होता है ओम, इसे बोलते हैं ओम। ये क्या है, ये इसका साइन है, ये ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर है, ये स्मॉल ओम है, ठीक है, कैपिटल ओम इस तरह से बनाते हैं, ओमेगा जिसे बोलते हैं, तो ये स्मॉल ओम रहेगा, ठीक है। और एक चीज और आप यहाँ से एक और निकाल सकते हो, अभी अभी आपको बताएं कि जो V बाई आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा, होगा ना। तो V का मात्रक यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक वोल्ट अपॉन I का मात्रक एम्पियर। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो कि वोल्ट एम्पियर इनवर्स, ये भी एक मात्रक हो गया। नोट करो इसे जल्दी से, नोट करो। उसके बाद ओम के नियम का एकदम सूक्ष्म, मतलब छोटे लेवल पे, बहुत छोटे छोटे लेवल पे हम इसका यूज बताएंगे। कर लिया? ठीक। तो जो हमने अभी तक पढ़ा वो बहुत बड़े लेवल पे हमने पढ़ा ओम का नियम। अब जैसे हम ऊपर ऊपर ही पढ़े कि कोई तार है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब हमने बहुत ऊपरी ऊपरी जानकारी ली है, लेकिन एक्चुअल में अंदर हो क्या रहा है उसको भी एक फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ऊपर ऊपर हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी सब देख रहे हैं, तो इसे बोलते हैं ओम के नियम का बृहद रूप, मतलब बड़े लेवल पे हम ओम के नियम को देख रहे हैं। अब ओम के नियम को हमको एकदम छोटे लेवल पे देखना है, बहुत छोटे लेवल पे, उसका भी एक फार्मूला है। चलो ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, स्मॉल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक। अब आपने एक पढ़ा होगा इसी इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में ही कि जो I इज इक्वल टू होता है, I इज इक्वल टू NEAVD। आप बोलोगे सर क्या लिखा दिया, समझ कुछ नहीं आया। कुछ नहीं करना, देखो n जो है n है वो एकांक क्षेत्रफल में, एकांक आयतन में
फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। ठीक है, मतलब एकांक आयतन कहने का मतलब कोई आपके पास बड़ी सी 3D कोई चीज है, उसमें आप एकांक मतलब या फिर 1 सेंटीमीटर का क्यूब ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर का क्यूब या फिर 1 मीटर का क्यूब, जितनी बड़ी है उसी हिसाब से आप ले लीजिए, उसी को बोलते हैं एकांक। यानी कि उसकी जो भुजाएं हैं सब वो एक एक होनी चाहिए, एक एक। ठीक है, उसे बोलते हैं एकांक। तो एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और ई जो है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसे और क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से, इसे और क्या बोलते हैं? हाँ, मूलावेश, क्योंकि इससे छोटा आवेश नेचर में नहीं है, इसलिए इसे मूल आवेश बोलते हैं। ठीक है, अब नोट करो इसे। अब एक चीज और पढ़ा होगा, देखो I बाई ए, मतलब ए को हमने इधर ले आए, इधर ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू एन ई ए, मतलब ए उधर चला गया, वी डी। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, ये वी डी जो है वो इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब अपवाह वेग, किस नियत वेग से उसमें गति कर रहा है। ठीक है, तो वी डी अपवाह वेग है। ए एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तार का क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये मान के चलो जैसे ये हमारा कोई वायर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? ये वाला होगा, ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपको पता ही होगा कि ये क्वांटिटी बन जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? करंट डेंसिटी, मतलब जे, धारा घनत्व इज इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, इसे नोट करो, मिटा के अगले पेज पे चले हम लोग। कर लिया? चलो ठीक है, कर लिया। अब आगे वाले पेज पे कर रहे हैं, थोड़ा लेंदी होगा बट बहुत जरूरी है, इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। लेकिन एक चीज और आपने फिर पढ़ा होगा कि वी डी जो होता है वो होता है टाउ ई बाई एम ई। आप पूछोगे सर ये कैसा फॉर्मूला लिख दिया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो है क्या चीज, इसमें थोड़ा मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये जो टाउ होता है ना, इसे बोलते हैं विश्रांति काल, विश्रांति काल। और ई तो आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब विद्युत क्षेत्र। और ई जो है ये वाला ई, ये मूल आवेश है। ठीक है, और एम ई यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब विश्रांति काल तो समझ में नहीं आएगा, और सब तो समझ में आ गया होगा। अब विश्रांति काल है क्या कि देखो, जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक में गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में, तो ये कैटायनों से जाके भिड़ रहे हैं, इधर लड़ रहे हैं, इधर लड़ा इधर गया, इधर लड़ा इधर गया, लड़ रहे हैं ना, जाके जब टक्कर हो रही, कोलिजन हो रहा है, तो इनका जो एनर्जी है वो घट जाता है। अब ये गति कर रहे हैं तो इनके पास कौन सी एनर्जी होगी बताओ? कौन सी एनर्जी होगी? गतिज एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनकी घट जाती है, यानी कि ये हीट में परिवर्तित कर देते हैं अपनी एनर्जी, उनसे कोलिजन करके, कोलाइड होके। तो ये जो कोलाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जाके कोलाइड किया, एनर्जी सब इसको दे दिया, फिर इसकी एनर्जी कितनी हो गई? कम हो गई। फिर से इसे को जाने के लिए फिर से धीरे धीरे ऐसे रिलेट हुआ, फिर से एनर्जी बढ़ी, फिर जाके टकरा गया। तो ये हम मान के चलते हैं कि इसे टकरा ही रहा, टकराता जा रहा है, किसी पॉइंट पे इसकी एनर्जी निकालना मुश्किल है। तो इसलिए हम इसके औसत वेग को ध्यान देते हैं कि मतलब ये यहाँ पे टकराया, यानी जितने टक्कर हुए हैं उन सब में, और जितने टक्कर हुए, जितनी दूरी चली और कितने टक्कर हुए हैं उन सबका औसत जो होगा, यानी कि ये जो टकरा के चल रहा है, इसके वेग का औसत जो होगा उसे बोलते हैं अपवाह वेग। तो ये एक टक्कर, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, ये आके इससे टकरा गया, और ये यहाँ से जाके फिर इससे टकरा गया, तो विश्रांति काल उसे बोलते हैं कि इस टक्कर के और इस टक्कर के बीच में, जो दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक टक्कर से दूसरे टक्कर होने में जितना समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को, उसे बोलते हैं उसका विश्रांति काल। मतलब उस बीच में विश्रांति, नाम से सोचो विश्रांति, मतलब वो
शांति से उस बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच में लगने वाले समय को ही विश्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टाउ, टाउ तो पढ़ा ही होगा, हाँ, टाउ से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ो, वैल्यू इसकी रख दो यहाँ पे, खुद कर दो। J इज इक्वल टू एन ई, वी डी की वैल्यू रख दो, टाउ ई बाई एम ई, ठीक है। आप देखो यहाँ से आगे बढ़ो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। रुको थोड़ा इसे मिटा दूँ तो बताऊँगी विश्रांति काल। और उधर भी काम पड़ेगा। जे इज इक्वल टू आप देख सकते हैं एन ई स्क्वायर टाउ ई बाई एम ई। अब इसमें देखो वैरी कौन चीज कर रहा है, एन जो होगा, एन क्या भी बताया हूं कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि एकांक आयतन में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उसकी संख्या को, ये तो एक निश्चित रहेगा किसी पदार्थ के लिए। जो हमको तार दिया है जिस पदार्थ का बना होगा उसमें ये निश्चित होगा कि एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये निश्चित होगा ना, हाँ। तो ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया। मूल आवेश यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये भी हमेशा निश्चित ही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, ये बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा कांस्टेंट। और विश्रांति काल ये भी किसी पदार्थ के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो पदार्थ हमको दिया गया है तार का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अरे भाई, दो जो कैटायन उसमें हैं वो हर पदार्थ के लिए उनके बीच की दूरी अलग अलग होगी ना, लेकिन एक ही पदार्थ के लिए, तांबे की बात करें, कॉपर की बात करें, तो कॉपर में जो दो कैटायन होंगे उन कैटायन के बीच की दूरी सेम होगी। ये नहीं कि 1 मीटर का कॉपर के वायर में हमने देखा तो बीच की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम थी और दूसरे में देख लिया 20 एंगस्ट्रॉम हो गई, नहीं होगी ना, सेम रहेगी, क्योंकि पूरा मटेरियल किसका है, कॉपर का ही है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, नियतांक हुआ। एम ई यानी इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। वैरी कौन कर रहा है, ये ई, विद्युत क्षेत्र जिसे बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैरी कर रहा है और ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप यहां से लिख क्या सकते हैं, J इज इक्वल टू, इन सबको, इतने पूरे को हम एक अलग क्वांटिटी का नाम देते हैं जो जिसे बोलते हैं सिग्मा, इनटू हमारा ई बचा ही है, ये होता है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, बहुत छोटे लेवल पर हम देख रहे हैं, ठीक है। यानी जो धारा घनत्व होता है वो, अब ये सिग्मा क्या है, सिग्मा जान लो, सिग्मा इज इक्वल टू अभी अभी आपने देखा सिग्मा इज इक्वल टू, ये हम रख सकते हैं मान एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई, और इसे बोलते हैं हम चालकता या विशिष्ट चालकत्व, ठीक है। चालकता या फिर विशिष्ट चालकत्व इसे बोलते हैं। नोट करो फिर आगे बता रहे हैं। अच्छा एक चीज और देख लो, सदिश रूप इसका देख लो, मतलब वेक्टर फॉर्म में कैसा होगा। जे आपको पता ही है कि ये वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी है जे, धारा घनत्व, और ये सिग्मा जो हमारा होता है ये अदिश होता है, यानी स्केलर क्वांटिटी होती है, इनटू ई आपको पता ही है कि हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। लिख लो इसे, वेक्टर फॉर्म भी होगा, लिख लिया, ठीक, मिटा रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे कि प्रतिरोध तो आपने जान लिया, ओम का नियम भी समझ लिया। अब एक चीज देखिए, निर्भरता क्या होती है इस प्रतिरोध की। ये प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है चालकता पर, यानी कि मान के चलिए, रुको बता रहे हैं, रुके दिखा रहे हैं ये आपको।
अगली वाली क्लास में दिखाएंगे, है हमारे पास। तो कोई चालक है, चालक मान के चल रहे हैं, रुको दिखा रहे हैं, रुक जाओ 2 मिनट। मान के चलो ये चालक तार है, ठीक है, ये चालक तार है मान के चलो। कहना क्या है कि इसकी लंबाई जब हम बढ़ाते जाएंगे तो इसका जो रेसिस्टेंट है वो किस प्रकार प्रभावित हो, किस तरह इफेक्ट डालेगा, ठीक है। यानी लंबाई हम इसकी पहले इतनी बड़ी थी, हमने इतना बड़ा कर दिया, तो इसके लंबाई बढ़ने के हिसाब से इसका जो प्रतिरोध था वो किस प्रकार परिवर्तित हुआ वो देखना है। और दूसरा चीज इसकी मोटाई देखनी है, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको देखना है। ये इसको मोटा करने पर तार को मोटा करने पर इसका रेजिस्टेंट किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है। और एक चीज है लंबाई, बस ये देखो, यानी कि फर्स्ट ये किस पे निर्भर कर रहा है, एल पर, तार के एल पर, और दूसरा इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर। आप देखेंगे कि किस प्रकार डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है वो आर होता है, देखो तार जितना ज्यादा लंबा होगा कैटायंस उतने अधिक होंगे, और जितने अधिक कैटायंस होंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा, और कोलिजन जितने ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना बढ़ जाएगा। मतलब तार जितना ज्यादा लंबा होगा, यानी तार की लंबाई जितना अधिक होगी उस हिसाब से हमारा जो नंबर ऑफ, यानी कि किसे बोलते हैं, धनायनों की संख्या उच्च हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फलस्वरूप जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ जाएगा, कोलिजन ज्यादा होंगे, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। मतलब आर का जो एल पे डिपेंडेंसी वो किस तरह से है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब ये देखो क्रॉस सेक्शन एरिया पे देखो, जितना मोटा तार होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ज्यादा मोटा तार होगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि वो किसी से टकराए ना, किसी कैटायन से ज्यादा ना टकराए। मतलब पास जब कैटायन होंगे, ज्यादा कैटायन होंगे तो ज्यादा टकराने की प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब यहाँ पे ज्यादा पास है, गया, यहाँ से टकराया, यहाँ टकराया, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कुछ ज्यादा टकराए। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने के कारण उसके पास ब्रॉड एरिया थोड़ा हो जाएगा, तो वो कम प्रोबेबिलिटी है कि टकरा जाए। तो इससे हमारा क्या होगा, कोलिजन कम हो जाएगा, संभावना कम है कि टकरा जाए, क्योंकि उसको जगह ज्यादा मिल गया जाने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो आर जो है ये फर्स्ट मान के चलो, सेकंड जो है वो आर जो है वो 1/A के होगा प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जब बढ़ जा रहा है तो आर घट जाएगा, यानी कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो टकराए ना किसी से, ठीक है। टकराने की संभावना बहुत कम है जब इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, मोटा तार हो जाएगा। इसलिए देखो ज्यादा मोटा तार होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता, लेकिन पतला वाला तार ले लो, उसमें ज्यादा देर तक करंट फ्लो करवा दो तो वो गर्म हो जाता है जल्दी। इसलिए मोटा वाला तार जल्दी नहीं गर्म होता, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है और कोलिजन जो होते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन वो कम हो जाते हैं। सो गर्म कम होता है, हीट कम होता है। ये इसी का उल्टा इसमें उसमें भी होता है कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहता है, यानी कि तार पतला रहता है, तो उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो इसे देखते हैं, इन दोनों को मिला दो। हुआ क्या कि ये जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। अब पता ही होगा, सीखते ही आ रहे हैं 9 से ही कि प्रोपोर्शनैलिटी का जब ये साइन हम हटाते हैं तो उसमें बराबर का साइन लगाने के लिए कोई इधर नियतांक रखना पड़ेगा। और नियतांक क्यों रखते हैं, दोनों तरफ की वैल्यू सेम रहे, मतलब बराबर रहे। उस नियतांक के रखने से दोनों तरफ की वैल्यू जो है हमेशा इक्वल ही रहे, इसलिए रखते हैं। अब हम कांस्टेंट रखेंगे जब, तो ये हो जाएगा R = रो L/A। नोट करो इसे, फिर बता रहा हूं रो क्या है। ठीक है, कर लिया। यहाँ पे जो रो है उसे बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता।
ये किसी दिए गए पदार्थ के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कॉपर के लिए कांस्टेंट रहेगा। कॉपर का चाहे इतना मोटा तार ले लो चाहे पतला सा तार ले लो, सबके लिए कांस्टेंट ही रहेगा। क्योंकि अभी अभी हम देखे हैं कि आर जो है वो ए पे निर्भर कर रहा है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया पे निर्भर कर रहा है। तो कॉपर का पतला तार लेंगे तो उसका ये जो रेसिस्टेंट होगा वो कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मोटा तार लेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रही कि हम कॉपर के लिए बता पाए कि कितना होगा इसका, हमेशा प्रतिरोध कितना होगा इसका। कांस्टेंट वैल्यू मिलती तो हम डायरेक्ट कोई पूछ ले कि कॉपर का वो बताओ, रेसिस्टेंट बताओ, तो रेसिस्टेंट आप बताएंगे, उससे आप पूछेंगे कि पतला तार है मोटा तार, दिक्कत होगा ना। तो इसके लिए एक क्वांटिटी का वो मतलब महसूस किया गया कमी, कि कोई ऐसा क्वांटिटी होता जो डायरेक्ट पूछा जाता कॉपर की वो बताओ, रेसिस्टेंट बताओ, तो आप तुरंत फटाक से जवाब दे देते, क्योंकि वो मोटे तार और पतले तार के लिए सबके लिए सेम रहेगा। इस तरह से हमारी एक वैल्यू निकल के आई थी, इसे प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, और जो ये प्रतिरोधकता है, हाँ लिखो इसे तब बता रहा हूँ। कर लिया, मात्रक लिख लो इसका, रो का मात्रक। अब रो का मात्रक लिखने के लिए इसको इस तरफ, रो को एक तरफ कर दो और सारी क्वांटिटी को एक तरफ। आर का मात्रक क्या होता है, ओम, यानी कि ओम लिख दिया। ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम मीटर स्क्वायर मान के चल रहे हैं, तो मीटर स्क्वायर हो गया अपॉन एल की लंबाई एम, एल का यूनिट क्या होगा, एम, यानी मीटर। तो एक मीटर से एक कैंसिल हो गया, आ गया हमारा ओम मीटर। ठीक है, नोट करो इसे। अब यहाँ पे एक और चीज आता है जो हम अभी पढ़ के आए हैं कि विशिष्ट चालकत्व जो होता है वो किसके बराबर आया था, वो विशिष्ट चालकत्व आया था हमारा एन ई अपॉन एम ई, और ये हमारा कहाँ, ये ई वाला नहीं था, टाउ था। ठीक है, एन ई टाउ अपॉन एम ई, अभी अभी पढ़ के आए हो, स्क्वायर अभी अभी पढ़ के आए हो वाला। तो यही वैल्यू सेम हमारी बराबर होती 1/रो के। एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि यही वैल्यू रो के ये आती है। ठीक है, तो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया, चलो आगे देखते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट देखते हैं, मुख्य बिंदु। मेन पॉइंट, ठीक है, अब मेन पॉइंट हम देखेंगे इसका। फर्स्ट देखिए कि क्या होगा जब L नियत रहे, मतलब जो L है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो अभी अभी हम पढ़ के आए कि R जो होता है वो होता है रो L बाई ए। रो, इस L को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो कांस्टेंट करने के बाद जो R होगा वो R1 अपॉन R2 होगा, वो बराबर होगा A2 अपॉन A1 के। ठीक है, इसे नोट करो। क्यों होगा, क्योंकि अभी आप देख के आए R जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। ठीक है, इसलिए R1 अपॉन R2 बराबर होगा A2 अपॉन A1 के, यानी कि R1 जो होगा A2 के बराबर होगा और R2 जो होगा A1 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, नोट करो इसे। कर लिया, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब A नियत रहे, सेकंड, जब A नियत रहे तो A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और A जब कांस्टेंट होगा तो पढ़ के आए हो अभी कि जो R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, यानी A कांस्टेंट है, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। मतलब क्या है कि जो R है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के नाते R1 अपॉन R2 L1 अपॉन L2 के डायरेक्ट, इन दोनों का अनुपात सेम रहेगा हमेशा। नोट करो इसे। कर लिया, ठीक।
देखो मैं कैमरा ठीक तरीके से चल रहा है। हाँ ओके ठीक है। अब देखेंगे हम थर्ड पॉइंट। अभी तक तो देखा कि एक नियत रहे और एक वैरी करे। अभी तक ये देखा क्या होगा जब दोनों वैरी करें, तब मतलब ए भी नियत ना रहे और एल भी ना नियत रहे, तब कौन सी क्वांटिटी आएगी। उसके लिए देखो, जब दोनों परिवर्ती हों तब क्या होगा। तब देखो R1 अपॉन R2। अभी आप पढ़े हो, रुको इसको बढ़िया से बता रहे हैं। अभी इस तरह से समझ में नहीं आएगा, अच्छे से समझा है। देखो R1 जो होगा वो किसके बराबर, वो डायरेक्टली समानुपाती, मतलब लिख सकते हो R1 L1 के, ठीक है। इस तरह से R2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L2 के, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/A1 के, और इसी तरह R2 जो होगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल A2 के, ठीक है। अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए इनका रेशियो लेने के लिए R1/R2 करते हैं, ठीक है। L के लिए, ठीक है। L के लिए हम लिखेंगे R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। अब देखो यहाँ से बाई अपॉन ये R1 R2 दोनों लेकर चल रहे हैं। देखो इस तरह से होता है ना, R इज इक्वल टू रो L/A। तो रो तो कट जाएगा, इसलिए हमने बराबर लगा दिया, ठीक है। ये R1 होगा तो A1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और R2 होगा तो ये 2 हो जाएगा। यही हम लेके चल रहे हैं, अपॉन A1 अपॉन A2, ठीक है। अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे जब, तो R1 अपॉन R2, चूंकि दोनों परिवर्ती है ना, दोनों परिवर्ती है, इसलिए इन दोनों को हम लेकर चलेंगे। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, दोनों ही बदल रहे हैं, ठीक है। इसलिए दोनों को लेकर चलेंगे, दोनों क्वांटिटी को। और उसमें क्या था, पहले वाले एक कांस्टेंट हो जाता था तो एक ही हम यहाँ तक ही सिर्फ लिख के छोड़ देते थे, लेकिन इसमें दोनों परिवर्ती हैं, दोनों बदल रहे हैं, इसलिए हम दोनों क्वांटिटी को साथ साथ लेकर चलेंगे। तो आपको पता ही होगा कि ये ऊपर ले जाएंगे जब, तो ये उल्टा होके गुणा हो जाता है। तो L1/L2 गुणे A2/A1, ये हो गया फार्मूला। नोट कर लो इसे। इसका मतलब क्या होगा कि ये जब दोनों परिवर्ती होंगे तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। नोट करो इसे, फिर आगे एक बताया होगा। मिटाने वाला कहाँ गया, ओ भाई मिटाने वाला मिला। चलो अब एक चीज और देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो साथ था सिर्फ, अब तीसरा पॉइंट था, ये चौथा पॉइंट देखेंगे कि अगर कोई तार, मान लो ये तार है, इसको खींच के हमने इतना बड़ा कर दिया, लंबाई इसकी बढ़ा दी, तब इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यानी कि तार को खींचने पर, तार को खींचने पर देखेंगे, यानी तार को जब खींचेंगे हम तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया समझो। देखो इसको खींचा हमने, पहले मोटा था, बाद में पतला हो जाएगा। तो अब इसलिए सी बात है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसका, ये वाला पार्ट क्रॉस सेक्शन एरिया, ये अपने आप कम हो जाएगा, यानी तार पतला हो जाएगा। लेकिन आयतन में क्या कमी आएगी, आयतन में कमी आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि लंबाई जब बढ़ रही है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया घट भी तो रहा है, इसलिए आयतन नहीं परिवर्तित होगा। लंबाई बढ़ रही है तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी घट रहा है, जिससे इसका क्षेत्रफल घट रहा है, यानी कि जो दोनों का मल्टीप्लाई हुआ हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ये कम नहीं होगा, आयतन सेम रहेगा। यानी आयतन हम मान के चल रहे हैं L1A1 इज इक्वल टू L2A2, ठीक है। दोनों का आयतन सेम रहेगा। अब आप यहां से लिख सकते हैं L1 और L2 को एक तरफ कर दीजिए, बाई L2 इज इक्वल टू A2/A1।
अब इस फार्मूले को तार को खींचे हम, इसका एल भी परिवर्तित हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी परिवर्तित हो रहा है। तो अभी अभी हम एक फार्मूला पढ़ के आए कि R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 इंटू A2/A1। अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं। अब इसमें से इन दोनों के मान को इसमें वैल्यू को पुट कर दो। मतलब कि देखो अब ये हम पढ़ के आए थे, कितना था, इतना होता है ये, और इंटू यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A2/A1 जो है L1/L2 के बराबर, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं L1/L2, क्योंकि जो A2/A1 हो L1/L2 के बराबर है, तो यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से सेम ये बराबर होगा A2/A1 के होल स्क्वायर के। कैसे? अब की बार हम L1/L2 को बदल देंगे, A2/A1 के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया, इसे नोट कर लिया। ओके, अब एक चीज और आती है कि यदि हम तार को n गुणा खींच दें, मतलब तार जो है हमारा उसे n गुणा खींच दें, आने का मतलब है कि तार को n गुणा खींचने पर, मतलब तार पहले 2 मीटर का था, उसे हमने 2 गुना खींच दिया, यानी 2 मीटर था, 2 गुना खींचने के बाद कितना हो जाए 4 मीटर, मतलब 2 गुना उसे खींच दिया, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई में उसे लंबा कर दिया। तो हमने मान लिया कि n गुना अगर खींच रहे हैं तब किस तरह से उसके प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा उसे देखना है। तो यहाँ से जो होता है R2 जो निकलेगा वो होगा N और R1, अरे यहाँ R1 रहेगा, ठीक है, यहाँ R1 N स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, नोट कर लो इसे। यानी जो R2 होगा वो R1 के N स्क्वायर गुना बराबर होगा। ठीक है, यानी कि R1 अगर मान के चलो R1 था हमारा 5 ओम और हमने उसे 2 गुना खींच दिया, कोई तार है जिसका प्रतिरोध 5 ओम है, इसे हमने 2 गुना खींच दिया, 2 गुना खींचने के बाद कितना 10 मीटर हो जाएगा लंबाई। अरे मान लीजिए 5 मीटर था तो 10 मीटर हो गया, यानी 2 गुना खींच दिया, तो n की वैल्यू कितनी आई 2, यानी कि 2 गुना हमने खींचा। तो R2 जो निकलेगा फाइनल रिजल्टेंट वो 2 का स्क्वायर इंटू R1 5, तो R2 जो निकलेगा वो 4 इंटू 5 बराबर 20 ओम, यानी R2 जो होगा वो 20 ओम हो जाएगा। 5 ओम से 20 ओम सिर्फ 2 गुना करने पर। नोट कर लिया, कर लो। ओके, हम पढ़ते हैं आगे एक चीज के लिए। एक चीज और देखो, अब एक चीज ये ध्यान रख लो, हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, ग्राफ पे आते हैं कि ओमीय तथा अन ओमीय पदार्थ। ठीक है, ओमीय तथा अनोमीय पदार्थ कहने का मतलब कि जो पदार्थ या फिर जो चालक तार ओम के नियम का पालन करेगा वो ओमीय पदार्थ होगा, और जो पालन नहीं करेगा, थोड़ा वेरिएंस दिखाएगा, उसे अनोमीय पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब एक चीज और देखो, ग्राफ ये जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i के, यानी i के बढ़ने से v बढ़ रहा है और v के बढ़ने से i बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है ग्राफ जो होगी वो कैसा होगा, एक सरल रेखा होगी। ठीक है, यानी कि अगर मान लिया i ये है और v ये है, तो v इस तरह बढ़ रहा है, i इस तरह बढ़ रहा है, तो एक सरल रेखा होगी, यानी कि v के बढ़ने के साथ साथ i की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये तो हमारा उमीय पदार्थ के लिए होता है रैखिक अभिलक्षण इसे बोलते हैं, यानी कि ये रैखिक रहता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम उमीय पदार्थ के लिए, तो ये तो वैलिड है,
यानी कि ओम के नियम का जो पालन करेगा उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, v के करस्पॉन्डिंग i की वैल्यू रहेगी तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, रेखीय ग्राफ, ठीक है। और अगर अनओमीय पदार्थ रहेगा तो रेखीय ग्राफ हमको नहीं मिलेगा। देखो कैसे, अनोमीय पदार्थ जैसे जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, यानी कि जैसे कुछ उच्च ताप पर चालक, उच्च ताप पर चालक, इनका होता क्या है कि इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। जब होता क्या, ताप जैसे हमने बढ़ाया उच्च चालक को उच्च ताप पर थोड़ा किया तो ये तो कुछ देर तक तो ओम के नियम का पालन करते ही हैं, बाद में ये वेरिएंस दिखा देते हैं यहाँ तक। यानी कि यहाँ तक जो है ये यहाँ तक ओम के नियम का पालन किए, यहाँ तक रैखिक आया विलक्षण, लेकिन यहाँ से वेरिएंस स्टार्ट हो गया। वेरिएंस क्यों हुआ, ताप हमने बढ़ा दिया चालक का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे उनको अतिरिक्त एनर्जी मिलनी चालू हुई, यानी कि एडिशनल एनर्जी मिलनी चालू हो गई। पहले इलेक्ट्रॉन के पास 5 जूल एनर्जी थी मान लीजिए, तो उसके बाद उसका ताप हमने बढ़ाया तो उसके पास हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा हुई और एनर्जी आ गई उसके पास, तो अब कंट्रोल में नहीं रहता, रैंडमली इधर उधर मोशन करता रहता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो यहाँ ग्राफ आ जाता है वो v तो बढ़ता ही है एक्सपोनेंशियली रूप से, लेकिन i जो है बहुत कम रहता है। i क्यों कम रहता है, टक्कर उतने ज़्यादा होता है, अरे जितने ज़्यादा यादृच्छिक गति करेगा उतना ज़्यादा टक्कर होगा, उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, और जितना कोलिजन होगा उतने ज़्यादा हीट निकलेगी, और हीट जितने ज़्यादा निकलेगी जाहिर सी बात है कि i अपने आप कम हो जाएगा। तो उच्च ताप पर चालक जो होते हैं वो अनोमीय पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं, और निम्न ताप पर चालक जो होते हैं वो ओमीय पदार्थ, मतलब ओमीय पदार्थ होते हैं, मतलब एक सामान्य ताप पर वो ओमीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। नोट करो, इसे ग्राफ पूछता है, इसे नोट कर लो, कर लिया, ठीक है। सो आज हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और आई होप आप सभी एंजॉय किए होंगे, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और पढ़ाई करते रहें, और नोट्स आप हमसे मांग सकते हैं, हम कांटेक्ट लिंक दे देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे और वो पढ़ा कर अपने जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।